मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धारा 498A दे रखी है उसका संबंधित है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, क्रूरता की जाती है। और ये जो सेक्शन है ये क्रूरता से रिलेटेड ही सेक्शन है। महिला जो है वो अपने ससुराल से जब मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है तो वो 498A का सहारा लेती है और इससे वो अपने आप को बचाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए जानते हैं कि 498A क्या होती है, इसको कब जोड़ा गया है, न्यायालय इस पर संज्ञान कब लेती है और इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों, धारा 498A जब हमारा भारतीय दंड संहिता बनी थी, उसका निर्माण किया गया था, तब धारा 498A को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, क्योंकि समय और आवश्यकता जो है वो विधि में परिवर्तन करवाती है और ये आवश्यक भी होता है कि अगर समाज में परिवर्तन हो रहा है तो विधि में भी परिवर्तन होना चाहिए। जब यह देखा गया कि विवाहित महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदार जो द्वारा क्रूरता का बर्ताव जो है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है, उसको अधिक मात्रा में प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक और शारीरिक क्रूरता उसको पहुंचाई जा रही है, तो फिर 1983 में धारा 498A को भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया है। और इसको जोड़ने का उद्देश्य केवल इतना था कि विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा जो क्रूरता का बर्ताव व्यवहार किया जा रहा है, उसको जो डराया धमकाया जा रहा है, उससे उसको बचाया जा सके। इस धारा के अनुसार अगर पति क्रूरता के मामले में दोषी पाया जाता है, पति या पति के रिश्तेदार अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं कि उन्होंने महिला के साथ कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था, तो उनको 3 वर्ष की कारावास या जुर्माने का पनिशमेंट मिल सकती है। क्रूरता के विचार को या क्रूरता की अगर हम व्याख्या करें तो ये बहुत ही व्यापक है। इसको परिभाषित किया जाना शब्दों में तो संभव नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है, जैसे किसी भी महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना, किसी महिला के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के कृत्यों में लिप्त होना, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी महिला की किसी बात या किसी रहस्य के लिए उसे ब्लैकमेल करना, या किसी महिला की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ गैर कानूनी संबंधों को बनाना या उस महिला का शोषण करना, ये समस्त चीज़ें जो हैं वो क्रूरता के अंतर्गत आ जाती हैं। दहेज के लिए किसी महिला का उत्पीड़न करना भी क्रूरता का ही एक भाग है। किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली स्थिति बनाना भी क्रूरता के आवश्यक तत्वों में से एक तत्व होता है। देखिए, महिला के साथ केवल मारपीट करना, शारीरिक चोट पहुंचाना, यह क्रूरता की परिभाषा में केवल यही क्रूरता की परिभाषा नहीं है, बल्कि क्रूरता को अगर हम देखें तो हम क्रूरता को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक शारीरिक क्रूरता और एक मानसिक क्रूरता। शारीरिक क्रूरता वह क्रूरता होती है जो सभी को नज़र आती है। किसी महिला के साथ अगर मारपीट की गई है, उसके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो वो सारे लोगों को नज़र आता है। लेकिन मानसिक क्रूरता एक ऐसी क्रूरता होती है जिससे केवल पीड़ित महिला ही गुजरती है। केवल पीड़ित महिला को ही पता होता है कि मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे महिला को गालियाँ बकना, मोटा होने के ताने देना, काली होने के ताने देना, या फिर बच्चा ना होने की वजह से उसको ताने मारना, ये सारी मानसिक क्रूरता है जो महिला के साथ ही बीतती है और ये महिला को ही पता होती है कि वो किस मानसिक दौर से गुजर रही है। चलिए दोस्तों, हम अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं इसकी डेफिनेशन को।
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना कौन सा? जो कोई किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यह स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे रखा है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है। क्रूरता किसे कहते हैं? का जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना। मतलब आप महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हैं, उसको शारीरिक या मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि उससे उसको गंभीर क्षति या गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, या उस संभावना है कि आप उसको अगर प्रेरित करेंगे ऐसे तो वो आत्महत्या कर सकती है। खा क्या कह रहा है? किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए परपीड़न करने की दृष्टि से अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा हो, यानी कि दहेज की डिमांड करना। पहले वाले में क्या है? उसको आत्महत्या के लिए उकसाना, और दूसरा वाला दहेज की डिमांड करना, चाहे उससे मांगे चाहे उससे के किसी रिश्तेदार से मांगे। अब अपराधों के वर्गीकरण की बात करें कि अपराध कैसी प्रकृति का है, तो धारा 498A संज्ञेय अपराध है। ये एक अजमानती अपराध है। यह वह अपराध है जिसमें इस संगीन अपराध के आरोपी को कोई भी पुलिस अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के ही गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन बिना गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को अगर गिरफ्तार कर रहा है तो उसके लिए कुछ शर्तों का होना अति आवश्यक होता है, या शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होता है। कौन सी शर्तें? यदि अपराध से होने संबंधित जानकारी, मतलब कि कोई 498A का अपराध कारित हुआ है, इसकी जानकारी थाना प्रभारी को दी जाती है, और ये जानकारी कौन देता है? पीड़ित व्यक्ति या तो खुद जाकर देता है या उससे किसी रक्त से संबंधित व्यक्ति द्वारा दी जाती है, या विवाह से संबंधित व्यक्ति द्वारा, जो विवाह से संबंध स्थापित हुए हैं वो, या गोद लेने से संबंधित कोई व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। यदि ऐसा कोई रिश्तेदार उस समय उपस्थित नहीं है जो अभी बताया है, तो भी कोई भी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सम्मानित वर्ग या श्रेणी से संबंधित व्यक्ति या कोई भी लोक सेवक इस अपराध के घटित होने की जानकारी पुलिस को दे सकता है। यह अपराध इतना संगीन है कि इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब इसकी शिकायत कब की जा सकती है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत जो है वो घटना घटने के 3 साल के भीतर पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है। समय सीमा निश्चित कर दी है कि 3 साल, लेकिन ये समय सीमा बढ़ भी सकती है। किसके अंतर्गत? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 के अंतर्गत। ये 473 ये कहती है कि न्यायालय को ऐसे किसी भी अपराध में शिकायत के दर्ज होने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विचार करने का अधिकार है, यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। 3 वर्ष की अवधि बीत गई है और महिला जो है वो IPC की धारा 498A के अंतर्गत न्यायालय में केस दर्ज नहीं करा पाई है, तो वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 473 के अंतर्गत एक आवेदन न्यायालय में दे सकती है और शिकायत दर्ज कराने का, और उसको समय अवधि बीतने के पश्चात वो जो आवेदन दे रही है वो अपना एक ठोस रीज़न बताए कि वो समय सीमा के अंदर अपना आवेदन क्यों नहीं दे पाई। अगर
न्यायालय उसके कही हुई बातों से संतुष्ट हो जाएगा, उसके विचारों से, किस वजह से वो लेट हुई है, वो कारणों से अगर संतुष्ट हो जाएगा तो न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है धारा 473 के अंतर्गत कि वो समय सीमा समाप्त होने के पश्चात भी उस अपराध के बारे में, शिकायत के बारे में विचार कर सकता है। और अगर संतुष्ट हो जाता है और न्याय हित में उसको आवश्यक लगता है तो वो समय सीमा अवधि समाप्त होने के पश्चात भी उस आवेदन को ले सकता है। अब न्यायालय कब संज्ञान ले सकती है? भारत की कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 में दिए हुए अपराध या उसकी सजा के बारे में तब तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक कि अपराध के तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की जाती है। मतलब पुलिस में आपको पहले रिपोर्ट करनी होगी, वो रिपोर्ट जो है वो पुलिस अधिकारी न्यायालय में पेश करेंगे, तभी न्यायालय इस मामले में संज्ञान लेगी, जिसके माध्यम से न्यायालय को ऐसे अपराध के घटित होने की जानकारी मिलती है और उसके साथ ही पुलिस के पास अपराध की घटित होने की जानकारी या तो पीड़ित महिला का कोई भी रक्त संबंधी, विवाह संबंधी रिश्तेदार, जैसे माँ, भाई, बहन, दादा दादी, चाचा चाची या ससुराल से संबंधित भी कोई व्यक्ति हो सकता है, आदि के द्वारा मिल सकती है। और इसके अलावा कोई लोक सेवक भी पुलिस के पास अपराध के घटित होने की जानकारी दे सकता है, जिसके माध्यम से पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और इसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही न्यायालय मामले की सुनवाई या मामले के विषय में कोई विचार रख सकती है। इससे रिलेटेड दो प्रमुख वाद हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नशस्त्र सी बनाम पंजाब राज्य 2011, इस वाद में ये कहा गया था कि अगर बहू से ये उम्मीद, ये आशा करें कि वह बूढ़े सास ससुर का और ससुराल के संबंधित व्यक्तियों की सेवा अथवा उनकी देखभाल करे तो ये क्रूरता नहीं होगी, इसको क्रूरता नहीं माना था। और लियाकत मियां बनाम झारखंड 2011 के बाद में ये कहा गया था कि पत्नी को भोजन देने से रोकना क्रूरता कहलाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे प्रमुख वाद और साथ ही साथ 498 के बारे में मैंने आपको बताया कि महिला कैसे इससे अपने आप को मानसिक शारीरिक क्रूरता जो ससुराल वालों से दी जा रही है उससे अपने आप को बचा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के